वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस लाइव। सो फ्रेंड, आज हम आपको करवाने वाले हैं क्लास 8 की एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो इसमें हम डायरेक्ट वही क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है, यानी कि जो विश्व में 90% जनसंख्या है वो 30% भूभाग पर रहती है, और जो 70% भूमि है वहाँ पर क्या है, विरल जनसंख्या या निर्जन है। यानी कि 30% जनसंख्या पर 90% जनसंख्या रहती है, और जो 70% भूमि है वहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि भूमि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूमि क्या होती है। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल होती है। तो भूमि क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर कुल क्षेत्रफल का 30% भाग है जो वहाँ पर क्या है, भूमि है। ठीक है, और यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इसके बाद आगे है कि जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, असमान है। अब जनसंख्या का वितरण है जो वो असमान क्यों है, इसके क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है भूमि और जलवायु। इसके साथ जो प्राकृतिक कारण है वो ऐसे हो सकते हैं कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, यानी कि जो ढाल है वो क्या है, उबड़ खाबड़ हो, मैदान ना हो, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर कृषि नहीं हो पाएगी, वहाँ पर आवागमन की सुविधा यानी कि जो आवागमन यानी यातायात की सुविधा है जो वो नहीं हो पाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है कि पर्वतों के तीव्र ढाल, अगर पर्वतों के ढाल है जो वो तीव्र होंगे तो ना तो वहाँ पर उद्योगों का विकास हो पाएगा और ना ही वहाँ पर कृषि अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में जल है जो वो बहुत ज़्यादा अधिक हो या फिर जहाँ पर वर्षा जो वो कम होती है, तो इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या जो उसका वितरण असमान होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर भी जो जनसंख्या है वो विरल होती है, कम होती है। और संघन वन क्षेत्र है जो वहाँ पर भी जनसंख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन की सुविधा भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग से क्या तात्पर्य है कि भूमि का यूज़ करना। अब भूमि का यूज़ हम किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं कि हम वहाँ पर कृषि भी कर सकते हैं, आवास स्थान बना सकते हैं, जैसे कि घर वगैरह बना सकते हैं, उद्योग चला सकते हैं, परिवहन की सुविधा आदि कर सकते हैं। यानी कि जब हम भूमि का बहुत अलग अलग कार्यों के लिए यूज़ करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना करना, इससे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। अब जो भूमि का उपयोग है उसके कुछ भौतिक कारक होते हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से कारक है जिसके कारण भूमि का उपयोग है जो वो प्रभावित होता है। तो पहला कारक है स्थलाकृति। अगर मैदानी भाग है तो वहाँ पर भूमि का यूज़ अधिक होगा, लेकिन अगर पर्वतीय भाग है तो वहाँ पर क्या है, भूमि का यूज़ कम होगा। इसी तरीके से मृदा, अगर मृदा उपजाऊ है तो वहाँ पर भूमि का यूज़ अधिक होगा, अगर अनुपजाऊ है, बंजर है, तो वहाँ पर कम। जलवायु है जो वो भी प्रभावित करती है कि अगर काफ़ी ठंडे एरिया है या फिर काफ़ी गर्म एरिया है तो वहाँ पर भूमि का उपयोग है जो वो कम होगा, यानी कि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम रहेगी। अगर लोग कम रहेंगे तो नॉर्मल की भूमि का उपयोग भी कम होगा। इसी तरीके से खनिज और जल भी, अगर कहीं जिन क्षेत्रों में खनिज और जल की उपलब्धता अधिक होती है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या अधिक होगी तो वो इनका यूज़ भी ज़्यादा करेगी। बट अगर वहाँ पर जनसंख्या कम होगी तो वो इनका यूज़ कम करेगी, और अगर वहाँ कम करेगी तो भूमि का उपयोग भी कम होगा। इसके साथ ही कुछ मानवीय कारक भी हैं, जैसे कि जनसंख्या हो जाएगी, प्रौद्योगिकी। अब ये जो दोनों कारक है ये भी क्या है, भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर भूमि का उपयोग अधिक होगा, जिन क्षेत्रों में भूमि यानी कि जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पर भूमि का उपयोग भी कम होगा। प्रौद्योगिकी यानी कि उस क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में जो मनुष्य अपने ज्ञान का अधिक यूज़ करेगा तो वहाँ पर क्या, भूमि का उपयोग अधिक होगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि स्वामित्व के आधार पर जो भूमि है उसको दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन से हैं, एक तो निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जिसके ऊपर यानी कि कुछ व्यक्तियों यानी एक या कुछ व्यक्तियों का क्या स्वामित्व होता है, जबकि जो सामुदायिक भूमि यानी कि जिसके ऊपर सभी व्यक्तियों का यानी कि सभी व्यक्ति उस भूमि का क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उस पर क्या समुदाय का स्वामित्व होता है। ठीक है, तो समुदाय का स्वामित्व होने के कारण उस भूमि पर कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो जैसे चारा हो जाएगा, फलों, नट, औषधियाँ, बूटियों को
एकत्रित करना, कि वहाँ पर जो समुदाय की जो आम आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और ये जो सामुदायिक भूमि है इसे क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन, क्योंकि ये सभी के लिए साझा होते हैं। सभी समुदाय है, जो समुदाय के जितने भी लोग होते हैं वो इस संपत्ति का यूज कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की क्या है, मांग भी बढ़ रही है। जो भूमि है वो तो सीमित है, यानी कि वो तो नहीं बढ़ती है, लेकिन जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या का जो दबाव है वो भूमि पर अधिक हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो भूमि की गुणवत्ता है उसमें अंतर आ रहा है। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कृषि योग्य भूमि का विस्तार कर लिया है, जिसके कारण जो भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो भूमि का यूज़ है वो काफ़ी चेंजेस होने लगे हैं। पहले जहाँ पर वन वगैरह होते थे वहाँ पर अब वर्तमान समय में क्या कृषि की जाने लग चुकी हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कृषि और निर्माणकारी गतिविधियों के कारण बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो जैसे निम्नीकरण हो गया, भूसंकलन हो गया, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये सभी क्या है समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है भूमि संसाधन का संरक्षण, कि किस तरीके से हम ये जो भूमि संसाधन है इसका संरक्षण कर सकते हैं। यानी कि जो भूमि है उसका हमें क्या है सोच समझकर यूज़ करना चाहिए और भूमि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण जो भूमि है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है कि जो वन भूमि है या फिर कृषि योग्य भूमि है उसका क्या काफ़ी क्षेत्र में विनाश हो चुका है, जिसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन भूमि है जो उसके क्या समाप्त होने का डर है। अतः अब भूमि संसाधन का संरक्षण करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वनारोपण करना चाहिए, यानी कि जो भूमि है उस पर क्या है वन लगाने चाहिए, जिसके कारण जो भूमि की उर्वरकता शक्ति है जो वो बनी रहे। इसके साथ ही भूमि उदार रासायनिक कीट व उर्वरकों का विनियमित उपयोग, कि जो रासायनिक कीटनाशक है उनका हमें क्या मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे उर्वरकों का यूज़ करना चाहिए जो कि भूमि के लिए लाभदायक हों। अतिचारण पर रोक, इसके साथ ही जो पशुओं की अधिक चराई होती है भूमि पर उस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो पशु होते हैं वो भूमि में जो भी फसलें वगैरह होती हैं उन्हें जड़ से उखाड़ देती हैं। फसलें या फिर कोई भी छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें जड़ से उखाड़ देते हैं, जिसके कारण वो जो भूमि है उस पर वापस वही पौधे लगना उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके कारण जो भूमि की उर्वरकता शक्ति है वो कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया भूमि के बारे में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मृदा। तो मृदा क्या होती है, तो मृदा का अर्थ है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है उससे क्या कहते हैं मृदा। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो दानेदार कण होते हैं उसकी जो पतली परत को क्या कहते हैं मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। तो जो मृदा के प्रकार को कौन निर्धारित करता है, तो स्थल रूप है जो वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। तो मृदा का जो निर्माण है वो किन से होता है, तो जो मृदा का निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ। ये जो भूसंकलन है इसे हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले हम मृदा को क्लियर करते हैं। तो ये किससे होता है कि एक तो जैव पदार्थ से और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। और यह किसके कारण होता है, ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। यानी कि जो चट्टानें हैं जब उसमें अपक्षय होगा, मीन्स कि जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे जब टूटती हैं तब वो क्या है कि मिट्टी के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण है जो वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो अपक्षय यहाँ पर दिया हुआ है साइड में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे या प्राणी या फिर मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा अनावर्तित शैलों का टूटना। यानी कि जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, अगर वो टूटती हैं या फिर उनका क्षय होता है तो वो क्या कहलाता है अपक्षय। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं, तो इसमें यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट को देख लीजिएगा कि जो जलवायु, तापमान, वर्षा है वो भी मृदा की निर्माण को प्रभावित करते हैं। जनक, क्षाल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, ये भी ऊंचावच, तुंगता, ढाल, ये भी क्या करते हैं संचय को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर ढाल तीव्र होगा तो मृदा है जो वहाँ पर अधिक संचय नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ढाल सामान्य होता है या फिर मैदानी भाग है तो वहाँ पर मृदा का संचय अधिक होता है। इसी प्रकार से जो वनस्पति जात है, प्राणी जात है या सूक्ष्म जीव हैं, यह भी मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। सम्य मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई है वो भी निश्चित करते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं भूसंकलन। तो भूसंकलन का मीन्स क्या होता है कि भूसंकलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के, यानी कि कोई भी जैसे शैल है या फिर ढाल से जब मिट्टी गिर रही होती है तो उस संचालन के रूप को परिभाषित किया जाता है।
और ये कब होता है भूसंकलन? जब भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि बाढ़ आ रही है, तो जो बाढ़ का पानी होता है वो मृदा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो ये जो मिट्टी का संचलन है इसे क्या कहते हैं? भूसंकलन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने, तो आप इससे पढ़ लेना यहाँ से। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हम भूसंकलन को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो भूसंकलन को रोकने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे मानचित्र बनाकर इसको प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। उसके बाद है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिरोधी दीवार बनानी चाहिए, जो कि इस पिक्चर में आपको दी हुई है कि प्रतिरोधी दीवार किस तरीके की होती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। इसके बाद आगे लिखा है कि सही अववाह और झरना प्रभाव के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अववाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित है। पृष्ठीय अववाह नियंत्रण का मीन्स होता है कि जब भूमि के ऊपर ही जो जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उसका अववाह तीव्र गति के साथ होता है तो उसको रोकना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं मृदा निर्माण के कारक, कि जो मृदा का निर्माण है वो किन किन कारकों से होता है। तो जो मृदा निर्माण है जो उसके मुख्य कारक कौन से हैं? तो एक तो जनकशाल का स्वरूप कैसा है, दूसरा जलवायु। मृदा निर्माण के कुछ अन्य कारक भी हैं, वो कौन से हैं? तो स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यानी कि टाइमिंग भी, स्थलाकृति भी और जैव पदार्थ की भूमिका भी मृदा निर्माण को कारक हैं। इसके बाद है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो मृदा अपरदन या क्षीणता मृदा संसाधन के दो महत्वपूर्ण खतरे हैं। तो मृदा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मीन्स होता है कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और ये किसके द्वारा हो सकता है? या तो वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा होता है। क्षीणता यानी कि जो मृदा की उर्वरकता क्षमता है उसका कम होना। इसके बाद इसके ये जो मृदा के खतरे हैं ये किन कारकों से होते हैं? तो इसमें मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक आ जाते हैं। तो जो कौन कौन से कारक है? तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काटना, अतिचारण यानी कि भूमि पर बहुत अधिक चराई करवाना, या फिर रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना जिसके कारण मृदा की जो उर्वरकता क्षमता है वो खत्म होती जाती है। वर्षा दोहन यानी कि बहुत अधिक वर्षा होने के कारण भी जब वर्षा का जल बहता है तो वो मृदा को अपने साथ ले जाता है। भूसंकलन यानी कि मृदा का तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों से एक जगह से दूसरी जगह जाना। और बाढ़ का भी वही है कि जो जल होता है वो मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मृदा का निम्नीकरण होने लग जाता है। तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां भी दी हुई है, जैसे कि मल्च बनाना, पौधों के बीच में अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो मृदा की आर्द्रता होती है वो रुक जाती है। इसके बाद आगे है वेदिका फार्म। तो इसका मीन्स होता है कि चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इन्हें पृष्ठीय प्रवाह या मृदा अपरदन कम होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे समोच्च रेखीय जुताई की जो जुताई है वो समोच्च रेखाओं में की जानी चाहिए। रक्षक मेखलाएं यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या है पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए जो कि रक्षक मेखलाओं के रूप में क्या है कार्य करते हैं, और ये जो पवन की गति होती है उसको भी कंट्रोल में करते हैं। इसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो यानी कि समोच्च रेखाओं पर क्या रोधिकाएं बनाकर, जैसे कि रोधिकाओं में हम घास उगा सकते हैं, पत्थर वगैरह लगा सकते हैं। मृदा के द्वारा क्या है हम रोधिका बना सकते हैं, जिससे कि जो जल होता है वो एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि बीज की फसल उगाना, यानी कि वर्षा दोहन से क्या होता है कि मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पे भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। इसके बाद आगे का पॉइंट है जल। तो जल है जो वो एक महत्वपूर्ण क्या है नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि अगर हम जल का यूज करते हैं तो वो जो संसाधन है अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो ये समाप्त नहीं होता है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग है जो वो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या है जल ग्रहण कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है उसे क्या है जल ग्रहण कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है जल है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, और पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो जल से ही ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एलवन जल है वो केवल कितना है 2.7% है। इसका उपयोग जिसका लगभग 70% भाग है जो बर्फ की चादर व हिमालय के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है,
और ये जो भाग है ये क्या मनुष्य की पहुंच से बाहर है। यानी कि 2.7% ऐसा है जो कि बर्फ़ की चादरों में है जिसका यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ 1% एलवन है जो कि मनुष्य के द्वारा उपयोग में किया जाता है। और ये जो 1% जल है ये कहाँ से मिलता है, तो ये भौमजल से, नदियों से, झीलों से, पृष्ठीय जल के रूप में या फिर वायुमंडल से जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अलवणीय जो जल है वो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी का मनुष्य का यूज़ करता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न ही कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो क्या है, स्थिर होती है। तो इसके बाद जल चक्र किसे कहते हैं, तो इसे देख लेते हैं कि जल चक्र क्या होता है कि जब सूरज की किरणें हैं जो वो समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है भाप और वो बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके द्वारा जो बादल होते हैं वो क्या स्थलीय भाग पर वर्षा करते हैं। फिर वो वर्षा का जल है जो वो स्थलीय भाग से महासागरों में आता है। फिर महासागरों से जो सूरज की किरणों के द्वारा जल वापस यानी कि गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर जाता है। तो इस तरीके से जो जल की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जल चक्र। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं जल उपलब्धता की समस्या कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण जो जल है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो जो जल का वितरण है वो असमान है। कुछ क्षेत्र में तो जल काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो जल है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो भाग हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर क्या है, जल की आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जल की यहाँ पे क्या कमी हो रही है। तो ऐसे ये जो देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पर क्या है, सूखा पड़ता रहता है। इनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, जल की समस्या रहती है। अब जल संसाधन का संरक्षण यानी कि जो जल है उसका हमें क्या सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ देखते हैं आगे। तो इसमें लिखा कि आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन, जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख क्या है, संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और कीटनाशक जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी कि इसमें पहले तो ये बताया हुआ कि जल है जो वो किस तरीके से प्रदूषित होता है, फिर जो जल है उसे प्रदूषण से रोकना चाहिए। यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट होता है उसे क्या है हम यानी कि ये नदियों वगैरह में डाल देते हैं, जिसके कारण नदियों का जो जल है वो दूषित हो जाता है। अतः हमें क्या है, इसे रोकना चाहिए। इसके साथ आगे लिखा हुआ है कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद कर देते हैं। यानी कि जो वर्षा का जल है, अगर भूमि है जो वो उस पर किसी प्रकार के पौधे वगैरह नहीं लगे हुए तो जल का जो भाव है वो तीव्र होता है, जिसके कारण वो भूमि को बहाकर ले जाते हैं। तो जो जल है वो भी क्या तीव्र गति से बह जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे हम वन लगा देंगे या फिर अन्य वनस्पति आवरण लगा देंगे तो जो वन होते हैं वो जल को क्या सोख लेते हैं, जिसके कारण जो धरातलीय जल होता है उसका प्रतिशत जो वो बढ़ जाता है और जो जल है वो आगे की जो डिमांड्स होती हैं उन्हें पूरा कर देता है। तो जल के लिए क्या होता है कि एक यानी कि दो तरीके की क्या कृषि की जाती है। तो दो तरीके की कृषि किस तरीके से की जाती है, तो रिसाव व वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए एक तो हम स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर इस इमेज में दिया हुआ है कि स्प्रिंकल से किस तरीके से की जा सकती है, जैसे कि फुहारों के रूप में सिंचाई की जा सकती है। दूसरा है ड्रिप या फिर टपकन विधि। इसमें क्या होता है कि सिंचाई इसमें यानी कि जो पौधे होते हैं या फिर फसलों की जड़ों पर डायरेक्ट पानी दिया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने 3 पॉइंट्स कर लिए हैं और जो आगे का लेसन है वो हम आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिसके कारण उन्हें भी पता चल सके कि लाइव क्लासेस है जो वो शुरू हो चुकी हैं और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।